नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे आप लद्दाख से खबरदार देख रहे हैं। खबरदार की लेंस से हम सबसे पहले खबरों को देखते हैं, क्योंकि भारत और चीन से जुड़ी हुई भी तमाम ऐसी खबरें हैं जो अलग अलग तरह से आप आंक सकते हैं। क्योंकि भारत चीन को लेकर आक्रामक तो बना हुआ है, कम से कम भारत की सीमाओं पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यही नजर आ रहा है। बातचीत जो कि लगातार जब से तकरार की शुरुआत हुई है, सिक्किम के छोर से लेकर लद्दाख तक बातचीत भारत लगातार करते आया है। लेकिन आज मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच एक बार फिर बातचीत हुई। इस बातचीत में क्या हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारत की तरफ से बातचीत में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया कि एलएसी पर 5 मई से पहले की स्थिति लागू होनी चाहिए। आज हम भारत और चीन के मीटिंग पॉइंट का सैटेलाइट विश्लेषण करेंगे। मीटिंग वाली जगह पर चीन ने क्या क्या हरकतें की हैं, सब नक्शे पर आ गया है। जरूरी वीडियो भी है एक। इस बीच भारत और चीन के बीच की तनातनी का एक वीडियो आया है, जिससे आपको एलएसी के तनाव का अंदाजा हो जाएगा। वीडियो की तारीख की पुष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि मास्क पहने हुए हैं सैनिक, इसीलिए यह समझ में आ रहा है कि यह कोरोना के बाद का है, या तो यह सिक्किम का वीडियो हो सकता है, या उस इलाके की तस्वीर देखकर ऐसा हो सकता है कि वो अपर गलवान का भी हो। भारत ने चीन को कड़ा आर्थिक दंड देने की भी तैयारी कर ली है। यह बड़ी खबर है आज की। सिर्फ दवाओं को छोड़कर सभी चीनी आयात पर ड्यूटी बढ़नी तय है। सरकार इस बात को लेकर भी फिक्रमंद है कि चीनी सामान सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के रास्ते किसी भी रास्ते से न आए। सरकार ने सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को कई ईमेल भेजे हैं और चीन से आयात का ब्यौरा मांगा है। एक्सक्लूसिव खबर यह है कि खबरदार में हम आपको आज ये बताएंगे कि गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद चीन अपने नागरिकों से क्या छिपा रहा है। चीन के लोग जो हैं वो अंदर ही अंदर अपनी सरकार से नाराज हैं। सूचनाओं पर सेंसर से चीन के इंटरनेट यूजर्स में आक्रोश है। 15 जून की घटना पर भारत ने सच बताया, जबकि चीन ने अब तक सब कुछ छुपाया है। चीन के लोगों ने चीनी सेना को हुए नुकसान की जानकारी मांगी है। चाइनीज सोशल नेटवर्क वीबो पर लोगों का गुस्सा फूटा है। चीनी सैनिकों के रिश्तेदारों ने कहा है कि पीएलए के कई सैनिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सैटेलाइट विश्लेषण भी हम करेंगे। पूरा फोकस गलवान घाटी पर है। वहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को हुई हिंसक झड़प पर है, लेकिन टकराव के दूसरे मोर्चे यानी पेंगोंग सो पर तनाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार और रविवार को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन के सैनिक पेंगोंग सो क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और अब पहाड़ियों पर बंदूक वाली चाइनीज पोस्ट भी दिखने लगी है। यह खबर आपको मिस नहीं करनी चाहिए। काम की खबर है कि पूरी दुनिया की फार्मा कंपनियां कोरोना के खिलाफ सुपर दवा की तलाश कर रही हैं। ये किसी युद्ध से कम नहीं है और इस संघर्ष में भारतीय फार्मा कंपनियां बहुत आगे हैं। कई कंपनियों को कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाई बनाने की मंजूरी मिल गई है। आज हम 3 ऐसी दवाओं का विश्लेषण करेंगे। इनके नाम है फैबीफ्लू, सिप्रेमी और कोविफोर। इन दवाओं का खर्च कितना है और किन हालात में इनके इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, ये भी हम आपको बताएंगे। हम खबरों को विस्तार से दिखाएं उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका जाना चीन की आंखों में भी बहुत खटक रहा है, क्योंकि रूस हमारा पारंपरिक मित्र और चीन उस पर डोरे डालने की कोशिश में कि मौजूदा गतिरोध में वो चीन का साथ दे दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। बहरहाल हम आपको आज की बड़ी खबर सबसे पहले दिखाते हैं, जो कि यहां से कुछ दूरी पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर बातचीत से जुड़ी हुई है। ये बातचीत चीन की सीमा में मोल्डो में हुई, जहां पर कोर कमांडर्स जो है दोनों तरफ के, यानी कि भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल, चीन की तरफ से मेजर जनरल, उनके बीच बातचीत। इस बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा, सबकी निगाहें हैं। बहुत ज्यादा कुछ निकलकर अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, लेकिन भारत जो पहले दिन से बात कह रहा है, यानी 5 मई से पहले जो स्थिति थी, चीन की सेना जिस जगह पर थी वहां पर वापस लौटे। भारत इस बात पर पूरी तरीके से जोर दे रहा है। बहुत कुछ निर्भर करेगा स्थिति किस हद तक यहां पर सामान्य होती है कि इन बातचीत का नतीजा क्या निकले और चीन वाकई उन बातों को माने। भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प का ये नया वीडियो है। वीडियो किस तारीख का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई।
लेकिन हाथापाई कर रहे कुछ सैनिकों के चेहरे मास्क से ढके हैं, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में ही किसी दिन हुई झड़प का ये वीडियो है। वीडियो में दिख रही जगह की भी पुष्टि तो नहीं की जा सकी है, लेकिन अनुमान है कि ये सिक्किम में हुई झड़प का वीडियो है। हालांकि सेना ने इस वीडियो की औपचारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस तरह यहां बर्फ पड़ी हुई है तो लग यही रहा है कि उत्तर सिक्किम के नकुला इलाके में मई के महीने में भी बर्फ पड़ी हुई थी और वहां लगभग 9 मई के आसपास भारत और चीन की सेना के बीच झड़पें भी हुई थी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि चीन की सेना उत्तर सिक्किम के नकुला इलाके में जहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय सेना बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से शुरू में चीन की सेना से पीछे हटने को कह रही है और जब चीन की सेना हटने से इनकार कर रही है तब कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना चीन की सेना को पीछे खदेड़ रही है। खबरें ये भी आई थी कि इसमें चीन के कुछ सिपाही घायल हो गए थे। वीडियो में दिख रही धक्का मुक्की सामान्य झड़प है, फिर भी हालात कितने गंभीर हैं। सोचिए 15 जून को गलवान में कैसी परिस्थिति बनी होगी जब हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए और नुकसान चीन का भी कम नहीं हुआ। दोनों ओर से तनातनी चरम पर है, लेकिन सोमवार को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख मेजर जनरल लिउ लिन से मिले। बैठक की पेशकश चीनी सेना की ओर से हुई थी, इसीलिए एलएसी पर चीनी नियंत्रण वाले इलाके मोल्डो में बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से कहा गया कि एलएसी पर 5 मई के पहले की स्थिति बरकरार हो। 5 मई को ही मौजूदा परिस्थिति की पहली झड़प हुई थी। भारत एलएसी पर तनाव कम करने के लिए बातचीत तो कर रहा है, लेकिन चीन से मिले गलवान घटना के धोखे के बाद बेहद सतर्क है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे इसी हफ्ते लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में सेना के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा हालात पर चर्चा भी की है। गलवान नाला इलाके में 15 जून को खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना ने चीनी सेना के खिलाफ अपने रुख में बदलाव करते हुए आक्रामक रणनीति अपना ली है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की, तो वहीं सरहद पर चीनी सेना के साथ बैठक के दौरान भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीनी सेना को मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। मतलब साफ है, अब भारतीय सेना चीनी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 15 जून की गलवान घटना ने वो स्थिति पैदा की है कि भारत चीन के बीच बहुत कुछ बदल गया है। इसलिए अगर एलएसी पर चीन ने हदें लांघी तो अब भारतीय सैनिकों के हाथ बंधे नहीं रहेंगे, जबकि अब तक भारतीय सैनिक समझौतों से बंधे हुए थे। भारत चीन के बीच 1996 के सैन्य समझौते का आर्टिकल 1 कहता है कि कोई पक्ष दूसरे के ऊपर सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी पक्ष दूसरे पर हमला नहीं करेगा जिससे शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो। 1996 के समझौते का आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी पक्ष दूसरे पर फायर नहीं करेगा, जैविक हमला नहीं करेगा, केमिकल हमला नहीं करेगा, ब्लास्ट ऑपरेशंस नहीं करेगा या एलएसी से 2 किलोमीटर के भीतर गोली या बारूद का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरह 2005 के समझौते का आर्टिकल 1 कहता है कि दोनों पक्ष सरहदी मुद्दों को शांतिपूर्वक और दोस्ताना बातचीत से हल करेंगे। कोई पक्ष किसी भी तरह दूसरे पर ना तो ताकत का इस्तेमाल करेगा और ना ही ऐसा करने की धमकी देगा। 2013 का समझौता भी कहता है कि कोई पक्ष अपनी सैनिक क्षमता का इस्तेमाल दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा। गलवान वैली में जैसा व्यवहार चीनी फौजों ने हमारी फौजों के साथ किया, उसके लिए काफी आवश्यक था कि हम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदलें। वो हमारे ऊपर भाला, बरसी और चेन लगी गदाएं लेकर कूद पड़े और हमारे 20 लोगों को मार गिराया। उस वक्त समझदारी इसमें थी कि हमारी फौजें अपने स्मॉल आर्म्स निकाल कर उन पर फायर करें, लेकिन हम लोग बिल्कुल आदर्शवादी तरीके से गए थे जैसा कि हमें हुक्म दिया गया था। लेकिन ये करना अब समझदारी की बात नहीं है। अगर हमारे ऊपर ऐसे हथियारों से वार हो जिससे कि हमको मौत जैसी इंजरी हो, तो हमें बंदूक निकालने और फायर करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह की जब सीमाएं होती हैं जहां पर दो देशों के बीच
युद्ध न लड़ने का समझौता होता है, हथियार वहां भी रहते हैं, लेकिन उस हथियार को लेने का तरीका अलग होता है, यानी कि आपकी जो गन है वो नीचे की तरफ पॉइंट करती है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उसका। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी तरफ से यह फैसला ले लिया है कि अगर सैनिकों को लगता है तो वो अपनी तरफ से गोली चला सकते हैं। ये फैसला लेने में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है कि दुर्गम परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करते हुए, चीन को उसकी हद में रोकते हुए उन्हें कब इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने कभी उकसावे वाली कार्रवाई की नहीं है। भारत अपनी लोकतांत्रिक और सैन्य परंपराओं के आधार पर व्यवहार कर रहा है, लेकिन भारत के उलट चीन अब तक 15 जून के अपने मारे गए सैनिकों का आंकड़ा नहीं रख रहा। सोमवार को भी जब चीन के विदेश मंत्रालय से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसका कहना था कि हमें जानकारी नहीं। लेह से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत में लगातार आप चर्चा ये देख रहे हैं, खासकर राजनीतिक चर्चा, कि भारत की भूमि पर कितने भीतर तक चीन दाखिल हो गया या फिर भारतीय सैनिकों से कहां चूक हो गई। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चर्चा हो रही हैं, जबकि भारत में खुलकर बताया जाता है कि हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं, कितनों को मारते मारते वो गए हैं इस दुनिया से। चीन में यह सब शेयर नहीं किया जाता है। चीन में नहीं बताया जाता है उनके नागरिकों को कि कितने सैनिक उसने अपने गंवाए हैं, कितने उसके मारे गए हैं, कितनी उसे क्षति हुई है। अभी तक चीन में लोग अधिकतर चुप रहते थे, लेकिन अब हमने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए यह पता आपके लिए किया है कि चीन में क्या इस बात को लेकर हाहाकार मच रहा है। कम से कम राजनीतिक आवाजें भली वहां पर दबा दी जाती हैं, आम जनता कुछ कह रही है कि नहीं कह रही है। देखिए, चीनी जो है वो ट्विटर, फेसबुक, इस तरह की चीजों पर नहीं रहते, उनके पास है वीबो। अब वीबो पर जिस तरह की नाराजगी हो रही है वो अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीएलए के कई सैनिकों से उनकी बातचीत तक नहीं हो पा रही है। भारत ने गलवान की हिंसक झड़प में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को भारी मन से विदा किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा देश इन शहीदों के पीछे खड़ा है और सबके मन में यही भाव है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने अपने जवानों की वीरगति को स्वीकार किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन चीन के आम लोग अब भी इस हिंसक झड़प को लेकर अंधेरे में हैं। वो नहीं जानते कि चीन के कितने जवान हताहत हुए हैं और चीन को इस टकराव में कितना नुकसान हुआ है। इस बात को लेकर चीन में घुटन भी है और आक्रोश भी। सूचनाओं को सेंसर करने वाले चीन के खिलाफ उसके अपने ही नागरिकों का गुस्सा फूट रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां सूचनाओं पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। और जो लोग मुखर होकर अपने देश की ऐसी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें इसकी सजा मिलती है। चीन में बड़े पैमाने पर इंटरनेट यूजर्स अपनी सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर अंधेरे में रखा गया है। चीन के ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क वेबो के यूजर्स अब कह रहे हैं कि उनकी सरकार को असहज करने वाली सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। चीन के इस सोशल मीडिया यूजर ने भारत में शहीदों को श्रद्धांजलि देने की भावना की तुलना चीन में पीएलए को हुए नुकसान पर चल रही चुप्पी और सेंसरशिप से की है। वहां इंटरनेट यूजर्स पर चीनी प्रोपेगेंडा का असर नहीं हो रहा। इस तरह के दावे किए गए कि पीएलए के सैनिकों को इस झड़प में कोई चोट नहीं लगी थी, चीनी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट यूजर्स इन दावों पर विश्वास नहीं कर रहे। चीन के कुछ इंटरनेट यूजर्स पीएलए के उन सैनिकों की हालत को लेकर चिंतित हैं जिनकी पोस्टिंग लद्दाख क्षेत्र में हुई है। सामान्य चीनी नागरिकों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि उनके अजीज जो पीएलए में शामिल हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीन के सरकारी मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। चीन का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो लंबे समय तक राष्ट्रीय महत्व की सूचनाओं को दबाता और छिपाता है। ऐसा लगता है कि इस बार भी चीन के इंटरनेट यूजर्स को 15 जून को हुई खूनी टकराव का सच जानने के लिए
लंबा इंतजार करना पड़ेगा। साई किरण कन्नन, आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां लद्दाख में बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स हैं भारत और चीन के बीच में। उनमें से ही एक है पैंगोंग सो, यानी कि वो लेक जिसका एक ज्यादा बड़ा हिस्सा चीन के पास रहता है और छोटा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, लेकिन चीन और आगे बढ़ने की फिराक में रहता है। सैटेलाइट तस्वीरें क्या कह रही हैं वहां के बारे में, क्योंकि वहां पर भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं, जरा देख लीजिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें चीन की पोस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन ये सिर्फ टेंट वाले कैंप नहीं है। इनमें से जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं उन्हें पिल बॉक्स कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये पिल बॉक्स क्या होता है, तो आपको बता दें कि पिल बॉक्स कंक्रीट के बने ऐसे ढांचे होते हैं जिनमें एक खिड़की जैसी जगह होती है जिससे हथियार निकालकर फायरिंग की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया के मैप एनालिस्ट नाथन रूजर द्वारा सार्वजनिक की गई जून की ये तस्वीरें उतनी चिंताजनक नहीं होती, लेकिन जब आप ये देखेंगे कि ये चीन की पोजीशंस किस जगह मौजूद हैं, तो आपका माथा ठनक जाएगा। आप इस वक्त जिस जगह को देख रहे हैं वो है फिंगर 4 का इलाका, जो पेंगोंग लेक के किनारे किनारे चलता है। हम आपको ये बता चुके हैं कि कैसे इस जगह पर चीन ने बहुत बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती कर दी है और 62 से भी ज्यादा पोजीशंस बना ली है। ये चाइनीज पोजीशंस भारतीय सेना की पोजीशंस से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हैं और वो भी ऊंचाई पर। अब आप ये भी देखिए कि खतरा किस हद तक बढ़ गया है। शनिवार और रविवार को जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं और नाथन रूजर द्वारा सार्वजनिक की गईं, वो बताती हैं कि चीनी सैनिक पहाड़ी के नीचे की तरफ आ रहे हैं और वो 300 मीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। चीनी सैनिकों की यह हरकत आक्रामक है और भारत को उकसाने वाली है। नाथन रूजर ने जो तस्वीरें प्रकाशित की हैं, वो इसे लद्दाख में चीन की तरफ से समझौतों और यथास्थिति का साफ साफ उल्लंघन मानते हैं। इन तस्वीरों को जूम आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चीन अपनी आक्रामक सैन्य तैनाती के जरिए क्या कर रहा है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है, लेकिन अब इस दावे पर चीन अपना अतिक्रमण कर रहा है। इसका सीधा सबूत है ये चाइनीज पोजीशंस। भारतीय सेना फिंगर 4 के पश्चिम में एक नई पोजीशन पर सीमित है और 2017 की झड़प के बाद से इस झील पर भी काफी सैन्य गतिविधियां लगातार हुई हैं। पिछले महीने भी यहां झड़प हुई थी। अब फिंगर 4 का बीच कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर चीन के मिट्टी हटाने वाले यंत्र और मशीनें मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 पेट्रोल बोट्स भी साफ देखी जा सकती हैं। चीन की ये सैन्य तैनाती सिर्फ एक ही मकसद से हो रही है और वो मकसद है पेंगोंग की यथास्थिति और LAC को बदलना। अब सवाल ये है कि भारत इसका किस तरह जवाब देगा। आज तक ब्यूरो। और अब आसमानी निगाहों से जमीन की हकीकत को विस्तार से समझने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राहुल कमल के पास। राहुल, केवल और केवल आज तक के पास वो सैटेलाइट तस्वीर है उस जगह की जहां पर इस वक्त भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन के मेजर जनरल लियू लिन की बातचीत चल रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको ये बताऊंगा पेंगोंग के हिसाब से, क्योंकि पेंगोंग अब वो जगह है जो सब लोग जानते हैं। फिंगर 4 अगर आप मैप पे देखते हैं तो उससे दक्षिण की दिशा में ये वो पीले रंग का गोला है जो कि भारत का BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट है। इस मीटिंग हट में ये बैठक चल रही है। उस जगह में मैं आपको लेके जाने वाला हूं। सिर्फ आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये जो इलाका है जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो इस तरह का दिखता है। ये बड़ा जो गोला है ये है भारत का बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो भी सेना बातचीत बुलाती है, बैठक उसके कंपाउंड में होती है। तो उसके बाजू में यह है चीन का छोटा BPM हट कॉम्प्लेक्स। और इस वक्त जो बातचीत चल रही है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और चीन के मेजर जनरल में, वो इस इलाके में चल रही है। मैं आपको और नजदीक लेके जा सकता हूं दिखाने के लिए। उसके ठीक बाजू में एक चाइना का फ्लैग पोजीशन है
और वहां पर ये कॉम्प्लेक्स है। हम आपको जमीन से भी दिखा सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये है भारत का बीपीएम कॉम्प्लेक्स जो कि उसके ठीक सामने है। वहां पे 3 हेलीपैड हैं जहां पर हमारे हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। जब आप जमीन से तस्वीर खींचते हैं तो ये इलाका कुछ ऐसा दिखता है। ये है भारत का बीपीएम जो मैंने आपको दिखाया, और ये है चीन का वो कॉम्प्लेक्स जहां पर इस वक्त केवल आज तक के पास ये तस्वीर है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ये बहुत अहम बैठक चल रही है जो कि दिखाएगी कि यहां से आगे चलकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगा क्या। अब तक हमारा जो सारा ध्यान था वो केंद्रित था या फिर पेंगोंग के इलाके में, इस इलाके में जहां पर फिंगर्स के इलाके के इर्द गिर्द भारत और चीन की आर्मीज हैं, या फिर हमारा ध्यान केंद्रित था गलवान घाटी में जहां पर पेट्रोल पॉइंट 14 के इर्द गिर्द ये मुठभेड़ हुई 15 जून को। आज मैं आपको लिए चल रहा हूं हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में, गर्म चश्मे के इलाके में, जहां पर भारतीय सेना का गोगरा पोस्ट है। उसके नजदीक पड़ता है पेट्रोल पॉइंट 17, और वहां पे मैं आपको इसलिए लिए चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास इस इलाके की 2 सैटेलाइट तस्वीरें हैं, और उस सैटेलाइट तस्वीर में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुल मिला के आपकी जानकारी के लिए जिस इलाके में मैं आज आपको लेके जा रहा हूं वो फिंगर्स इलाके पेंगोंग झील से करीब 70 किलोमीटर उत्तर की दिशा में पड़ता है, और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई उससे ये पूर्व की दिशा में 90 किलोमीटर पड़ता है। इस गोल इलाके में मैं आपको लेके चलने वाला हूं। 2 तस्वीरें हैं, जैसे मैंने कहा ये लाल लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपको गौर करना होगा क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि दरअसल चल क्या रहा है। ये है पेट्रोल पॉइंट 17A जहां पर भी भारत और चीन की जो आर्मीज हैं वो आमने सामने हैं। मेरे पास 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है इस इलाके की, इसको इमेजरी क्षेत्र, ये है चाइनीज पोस्ट। इस जगह में क्या हो रहा है इस वक्त पर मैं आपको वो दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ जो सबसे खतरनाक है वो आखिर में आएगा, वो इस लाल रंग के गोले के अंदर है। यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कितना नजदीक, ये लाल लाइन LAC है, उसके कितना नजदीक चाइनीज आर्मी ने तोपों की तैनाती, टैंकों की तैनाती कर रखी। मैं आपको खुद अपनी आंखों से दिखाने वाला हूं। चाइना के जो ओवरऑल पोस्ट हैं वो थोड़े पीछे की तरफ है, लेकिन यहां पर इनका अब बड़ा बिल्डअप हुआ है LAC के बहुत नजदीक। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैंने आपको कहा इस इलाके में लेके जाऊंगा, इस गोल इलाके के अंदर। तो वहां चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वहां पर ये चाइना का पोस्ट है। चाइना का पोस्ट है हमें कैसे मालूम, क्योंकि यहां पर चाइनीज कैरेक्टर्स मैंड्रिन में लिखे हुए हैं, यहां पर भी 2 जगहों पर। तो यहां पर लिखा है, हमने एक्सपर्ट से पूछा, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी विल फाइट एंड वी विल विन द बैटल्स, यानी कि हमारे पास क्षमता है, हम लड़ेंगे और लड़ाई हम जीतेंगे। इसके साथ साथ ये सड़क है यहाँ पे जो कि हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में जाती है, ये इनका मेन कॉम्प्लेक्स है। मेन कॉम्प्लेक्स में और भी आपको नजदीक ले जाने वाला हूँ। 2 जैसे कैंप्स में होता है, सैनिक कैंप्स में डबल फेंस है, ऊपर और चाइनीज में लिखा हुआ है दिस टू शैल पास, ये वक्त भी बीतेगा। आइए हम आपको और नजदीक लिए चलते हैं। तो ये अब आप देखिए यहाँ पर कई सारी जो सैनिक गाड़ियां हैं एक लाइन में तैनात हैं। यहाँ पर इन्होंने कैमोफ्लाज नेट के नीचे कई सारी जो अपनी बड़ी गाड़ियां हैं उनको छिपा के रखा है। तो कैमोफ्लाज नेट है, इसलिए एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी है तो नहीं पता चल रहा, लेकिन गाड़ियों को नेट के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए इनके टैंक्स हैं, ये इनके कई सारे टैंक्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, नेट के नीचे छिपाए हुए हैं। और यहाँ पे हेलीपैड भी है, और यहाँ मतलब एक पार्किंग के तौर पर भी यूज हो सकता है गाड़ियों को खड़ा करने के लिए। हेलीपैड का भी इलाका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉट स्प्रिंग्स के इलाके की तैनाती। अगली तस्वीर देखिए, यहाँ पर इनके कोयले का भंडार है ताकि यहाँ पे सैनिकों को बिजली मिलती रहे। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर इनका एडमिन ब्लॉक है। एडमिन ब्लॉक हमें कैसे मालूम, क्योंकि सबसे बड़ी बिल्डिंग वहीं पे है, वहीं पे उनका हेडक्वार्टर्स है इस बेस का। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे सोलर पैनल लगा रखे हैं ताकि इनको सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं, साफ तौर पे आपको नजर आ रही हैं सड़कें जो बना रखी हैं, 2 फेंस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये इनकी मेन बिल्डिंग है इस कॉम्प्लेक्स की, और ये इनकी इंटरनल फेंस है, अंदरूनी फेंस है, 2 फेंसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास और तस्वीरें हैं। अब मैंने आपको अब तक जो दिखाया था वो इस इलाके का ब्यौरा था। अब जो मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक है, इस इलाके के भीतर मैं अभी आपको लेके चलने वाला हूं, और आप हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि वहां पर किस तरह का मिलिट्री बिल्डअप है। पहले तो इस तस्वीर को देखिए, ये ठीक उसी जगह की सैटेलाइट तस्वीर है 2016 के साल से, जो दिखाती है कि पूरा इलाका एकदम बंजर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई साजो सामान नहीं, कोई सैनिक इक्विपमेंट नहीं। अब तैयार हो जाइए अगली तस्वीर देखने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप अगली तस्वीर में आते हैं
तो आपको नजर आता है यहाँ पे टाइप 63 टैंक्स। अब ये टाइप 63 टैंक है, हमें कैसे मालूम? क्योंकि हमने मिलिट्री के एक रिटायर्ड सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट के साथ काम किया। आप 12 टैंक लगे हुए हैं, उनको देख सकते हैं। यहाँ पर इनके टेंट हैं, इनके सैनिकों के रहने के लिए, उनके सोने के लिए। यहाँ पर इन्होंने आर्टिलरी गन पोजीशंस बना रखी है, मेरे साथ गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी ने भी कभी तोपची टाइप की अगर मिलिट्री एक्सरसाइज देखी हो जहां पे आर्टिलरी की गन्स इस्तेमाल होती हैं, तो ये उन्होंने एक आर्टिलरी गन पोजीशन बनाई हुई है। यहां पर इन्होंने अपने वाहन छिपा के रखे हुए हैं, यहां पर इनकी और गाड़ियां हैं। ये आप तस्वीर देखिए, आपको और नजदीक लेके जाता है। ये इनके टैंक्स हैं। अगर आपने कभी वीडियो गेम खेली हो या आपने दूर से देखा हो तो आपको नजर आएगा कि टैंक के आकार में यहाँ पे 12 टैंक्स हैं। ये इनके टेंट्स हैं, ये इनके बड़े वाहन हैं। और ये देखिए जूम्ड इन तस्वीर है इनकी आर्टिलरी गन पोजीशंस की, जिसके बाजू में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 आर्टिलरी गन्स इन्होंने रखी हुई हैं। और यहाँ पर इन्होंने कई सारे जो इनके मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको कैमोफ्लेज टेंट के अंदर छिपाया हुआ है। तो कुल मिला के जो हमने आपको दिखाया वो 2 जगहों की तस्वीरें थी जहां पर नजर आया कि किस तरीके से बड़ी तैनाती चाइनीज आर्मी ने, और ये सवाल बार बार बीजेपी से पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि तैनाती भारत की सरजमी पर। हकीकत ये नहीं है, तैनाती है, बड़ी तैनाती है, लेकिन वो चाइनीज साइड पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे पार है। लेकिन ये खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी तैनाती LAC के इतने नजदीक हो जाए तब आप जब चाहे अंदर आ सकते हैं। इस वजह से जो भारत और चीन के जनरल्स के बीच में वार्ता है उसमें भारत का कहना साफ है कि आप वापस जाइए। जो उनका ओरिजिनल पोस्ट है वो भी नजर आता है। ये इनकी पक्की सड़क है, पोस्ट के किनारे किनारे 4 पोस्ट हैं चाइनीज के। हम उन्हें कह रहे हैं आप इस जगह पे बैठे हैं फिलहाल मैप पे, आप अपनी सेना लीजिए, जहां से आप आए हैं वहीं जाइए। मई से पहले की जो स्थिति थी कमोबेश पेट्रोल पॉइंट 17 के इस इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में, उसी को आप रिस्टोर कीजिए। अगर आप यहीं पे बैठे रहेंगे तो हमें यह कतई मंजूर नहीं। भारत ने तो अपनी तैनाती की है इस पूरे इलाके में। अब देखना यह है कि चीन का इरादा क्या है, क्या वो अपनी सेना लेके वापस जाने को तैयार है या फिर डटा रहेगा। और अगर डटा है तो भारत की सेना भी पूरी तरह से तैयार है। तो आपने देखा किस तरीके से सैटेलाइट की नजरों से कुछ छुपता नहीं है। चीन अपनी तरफ से कुछ भी कहता रहे, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में क्या कह रही हैं यह स्पष्ट होते जाता है अगर आप बारीकी से इस पूरे इलाके को देखें तो। इस सब के बीच राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं, जहां पर वहां की जो विक्ट्री डे परेड होती है उसमें शिरकत करने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत सारी और चीजें हैं जो एजेंडे पर रहेंगी। मसलन रूस की तरफ से जो हम हथियार लेते हैं उनको लेकर बातचीत, और चीन और भारत के बीच जो कुछ चल रहा है उस पर भी अपने पुराने मित्र से चर्चा। LAC पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं। वो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजय का उत्सव हर साल मनाने वाली रूस की विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। लेकिन चीन के साथ चल रहा टकराव ही राजनाथ सिंह के इस रूस दौरे का असली फोकस होगा। हालात को सामान्य करने में रूस की भी बड़ी कूटनीतिक भूमिका हो सकती है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रक्षा मंत्री की रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। खासतौर से इस वक्त चीन के मुकाबले में लेह में तैनात लड़ाकू विमान सुखोई और T-90 जैसे टैंकों के जरूरी कलपुर्जों के साथ ही सेना को दूसरे सैन्य साजो सामान की भी जरूरत है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि रूस एक पुराना मित्र होने के नाते इस मुश्किल समय में भारत का साथ देगा। इसकी पूरी संभावना है कि जब राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री सर्जे शोगु से मिलेंगे तो बातचीत में LAC पर भारत और चीन के टकराव का मुद्दा जरूर आएगा और इस बातचीत में रक्षा सौदे भी प्रमुखता से शामिल होंगे। राजनाथ सिंह इस बात पर जोर देंगे कि भारत को रूस से S-400 सिस्टम जल्दी मिल जाए। भारत ये भी चाहता है कि 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 उसे मिल जाए। इसके साथ ही भारत रूस से इस बात का सहयोग चाहेगा कि उसे जरूरत पड़ने पर तुरंत लड़ाकू विमानों और टैंकों के पुर्जे तत्काल सप्लाई किए जाएं
और यह सप्लाई तेज गति से हो। रूस की तरफ से भारत की हथियार और कलपुर्जों की मांग को पूरा करना इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से बॉर्डर पर भारत की ताकत बढ़ेगी। रूस और चीन के रिश्तों को लेकर भारत की कुछ चिंताएं भी हैं। चीन और रूस के बीच गहरे सामरिक रिश्ते हैं। चीन के पास पहले से ही S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है। चीन की नजरें रूस की एडवांस टेक्नोलॉजी पर और खासतौर पर लड़ाकू विमानों के जेट इंजन पर टिकी हुई है। He is also going to talk about what India needs, and media reports that he's going to talk for an early delivery of the S-400 missile system, anti-aircraft missile system. भारत इस समय कूटनीति की एक भी बिसात छोड़ नहीं रहा। राजनाथ सिंह मॉस्को में हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मंगलवार को रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस मीटिंग में भी बॉर्डर पर चल रहे तनाव पर चर्चा होगी। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। मुमकिन है इतिहास में पहली बार हो कि हम कूटनीतिक तौर पर भी इस तरह से एक एक्टिव कोशिशें कर रहे हैं, और साथ ही सैन्य तौर पर कुछ ऐसे हालात हैं कि भारत के सामने चीन टिक नहीं पा रहा है। चीन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। 62 के सैनिक अपने अनुभव के जरिए किस तरीके से आज की हकीकत को तोलते हैं, यह भी समझना आवश्यक है। जो अभी बोल रहा है ना, गलवान नाला, उस साइड से गया था डीबीयू छुट्टी जाने के लिए। वहाँ जो जेट रेजिमेंट लाया वहाँ पठानकोट से, तो वो लोग बोला हम 24 घंटा हम रुकेगा उनको। रात के 1 बजे उनका फेयरिंग हो गया, तो उनको गेट के लिए मेरे को भेजा। जब मैं गया जहाँ पोस्ट पर जाना था, वो पोस्ट कब्जा था उनका चेन्नई का, मतलब धुआं कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर मैंने पूरे को रुकाया। ये जो पीछे जो टेक जंक्शन बोलता है, उससे थोड़ा आगे जाके वो पोस्ट से पीछे, वहाँ टिगरी पर कोई चाइना का नहीं था। फिर भी हम लोग वहाँ चढ़ाया, है ना। एक कैप्टन था, वो बोला ऊपर चढ़ जाओ, तो वहाँ कोई फेर करने का कोई नहीं, चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, तो हम लोग थोड़ा पीछे हटना पड़ा टेक जंक्शन में। प्लेन्स से जो आते थे, आप लोग तो लद्दाख के थे, तो आप लोग को तो आदत थी इस ठंड की, लेकिन वो जो आते थे उनके लिए क्या ये काफी था उस ठंड से लड़ने के लिए? उनके लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि वहाँ पठानकोट से डायरेक्ट डीबीयू वहाँ उतार के चलना है फिरने में। फिर भी वो लोग ने इतना हिम्मत बोला, जेट रेजिमेंट ने, हमने 24 घंटा रुकेगा। उसके बाद वो ठंड था, बेचारियों का हाथ जो, क्योंकि मोटर एमएमजी सब ठंड है, तो हाथ सबके अंगुली सड़ गया, इसलिए पूरा पीछे हटना पड़ा उस टाइम। अभी तो सब कुछ है ना, हथियार, मोटर, हर एक चीज हैवी है ना। और बहादुरी तो हमेशा से थी हमारे में। हाँ, बहादुरी तो उस टाइम में भी था, मगर हथियार जो कमजोर, एक छोटा सा वो 303 बोलता राइफल, एक फेर कर दिया, फिर लोड करते रहो, बहुत टाइम करता था। 303 था सर, और कुछ नहीं था। वो 300 का ही चलता है, उससे आगे चलता नहीं। मोटर था जग पर, बस वहाँ एमुनेशन भी कम होगा सब। चाइना क्या लेकर आता था, कैसी बंदूक? चाइना तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी उनके पास होता ही सब। उनका पॉपुलेशन बहुत होता है फौजी, क्योंकि हमारा हथियार भी अच्छा है, रोड भी पहुंचा हुआ है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त तो हम 21-22 दिन चलना पड़ता है जनाब, जहाँ घास हो वहाँ घोड़ा को रेस देना पड़ता है, तभी फिर डीबीयू में बड़े मुश्किल से पहुंचता सर। उस टाइम से चाइनीज घोड़ों पर आ जाते थे, लेकिन हमारे सैनिकों को पैदल चलना पड़ता। उसकी गाड़ी भी वहाँ डीबीयू में पहुंचा उनका, ये जो बीकान का रंग जो जैसा गाड़ी होता उनका, वो पहुंचा सब डीबीयू में। मतलब उस जमाने में भी उनके पास डीबीयू तक की सड़क थी? डीबीयू में गाड़ी पहुंचा है। अच्छा। हाँ सर, लेकिन अब हमारे पास भी है। अब तो हमारे पास तो डीबीयू तक गाड़ी जाता है सर, क्या प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हर चीज सामान पहुंचता है। तो अगर कह दिया जाए कि लड़ना है तो हमारी फौज उनको हरा सकती है? नहीं, वो तो बड़े
बड़े आराम से हरा सकता है सर, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। लगातार हम 2 आदमी के बीच में एक घोड़ा मिलता था सवारी के लिए, तो वो 1 घंटा वो चलना, 1 घंटा हम पैदल चलना, जहाँ हमारा पानी के किनारे पहुंचा तो वो रुकना, फिर दोनों चढ़ के पानी क्रॉस करता था। पानी जो है हम क्या करता था, दिन में 25-26 क्रॉसिंग होता था, तो कभी कभी जो है थोड़ा पानी रहता था तो हम क्रॉस कर लेता था जूता के सामने रफल लेके 50 रोंदी उठाकर, तो हम चला। उस टाइम अपना झोला साथ में, वहाँ बिस्तारी के लिए हमारा लोकल स्टैंडिंग पोनी था, फिर उसके साथ ऊन भी था। उनका तो डबल उसका हाजिरी लगता था, क्योंकि वो लोड भी डबल उठाता है। तो हम साथ साथ जाके फिर हम बीच बीच में जब 1 हफ्ता लगातार चला तो एक दिन रेस्ट होता था। तो ये करते करते हमारा गलवान नाले में पहुंच गया। अभी तो हम इसको ऐसा जवाब दे सकता है, उसको याद भी नहीं करेगा। 25 साल पीछे साल उसको करना है, पीछे भगाना है। अभी हमारे पास इतना हथियार है, हम डरने में क्या है, कोई डर नहीं सकता है। अभी हमारे पास उसको अंग भी नहीं उठा सकेगा। उस टाइम तो क्या था, खुला था, इतना डिफेंस नहीं थे।